हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गाइस, ब्रिलियंट स्टडी सेंटर। गाइस देन फाइनली हम लोग एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। जो आप लोग का जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं कॉमर्स फैकल्टी के, तो आप लोग इसमें ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं कॉमर्स फैकल्टी के अकाउंट्स का जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं सेट लेकर आया हूँ। तो जो आप लोग सेट आप लोग देख लेंगे तो समझ लेंगे कि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं। तो दोस्तों मैं आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज मैं सेट कराने वाला हूँ। तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। और आप लोग जान सकते हैं कि हम लोग का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तो जितने भी कॉमर्स फैकल्टी के लोग हैं वो सारे आप लोग जान सकते हैं कि नेसेसरी पेपर जो हमारा अकाउंट्स होता है वही हमारा कॉमर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे मजबूत सब्जेक्ट होता है। तो आप लोग इसी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कीजिए इसी सब्जेक्ट में, तो आप लोग बहुत ही बेटर होगा। गाइस देन फाइनली मैं आप लोग को एक इंग्लिश के बता दूं तो मैं इंग्लिश का सारा चैप्टर वाइज एमसीक्यू मैं अपना प्लेलिस्ट में डाल रखा हूं। तो आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा। तो गाइस इसी के साथ हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, कौटिल्य रोट अ बुक ऑन। गाइस कौटिल्य रोट अ बुक लिखा है इकोनॉमिक्स। तो आप लोग एक बात वो भी याद रख लीजिएगा, कौटिल्य कौन सा बुक लिखा है? इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ बेस्ट ऑन केयरफुल। तो मैं एक साइन देता हूँ दोस्तों, तो आप लोग इसमें तो कौन सा लिखा है? तो इकोनॉमिक्स लिखा है। नेक्स्ट, अकाउंटिंग इज अ बेस्ड ऑन केयरफुल एंड इफिशिएंट। गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेखांकन सतर्कता पूर्वन एवं कुशल पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? पुस्तपालन प्रणाली पर, अभिलेखन प्रणाली पर, वर्गीकरण प्रणाली या संप्रेषण। तो मैं बता दूंगा इस बुक कीपिंग, जो बुक कीपिंग होता है सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को सिस्टमेटिक तरीके से रखता है। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुस्तपालन यानी कि बुक कीपिंग सिस्टम। नेक्स्ट, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। गाइस मैंने आप लोगों को बताया कि अभी जितने भी सिस्टमैटिक मैनर से और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जा रहे बिजनेस के सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को सिस्टमैटिक रूप से एक बुक में रखा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पुस्तपालन यानी कि ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमैटिक मैनर से रखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? बुक कीपिंग। मैं बता दूं कि जहाँ से बुक कीपिंग एंड होता है वहीं से अकाउंटिंग चालू होता है। तो हमारा सी ऑप्शन बुक कीपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें डाला हुआ है। तो प्रीवियस क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ। तो अधिकतर आप लोग जान सकते हैं एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन और कुछ प्रेजेंट क्वेश्चन से भी उठाते हैं और मॉडल सेट में तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल में जितने भी आए नए, तो मैं आप लोग रिक्वेस्ट करता हूँ, वेरी वेरी रिक्वेस्ट करता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा दोस्तों। क्योंकि मैं अभी से लेके पूरा एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम से पहले तक सारा मॉडल सेट और सारा नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें बुक कीपिंग हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। सो गाइस इस बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन। सारे बिजनेस का जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है वो सिर्फ कंप्लीट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन होता है, इसका मेन ऑब्जेक्ट। तो हमारा सही ऑप्शन ये हो जाएगा, मेन ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द प्राइम फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग का प्राइम फंक्शन क्या है, मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन देखेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बेसिस ऑफ एक्शन। सो गाइस मैंने आप लोग बताया था रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को सारा सिस्टमेटिक ऑर्डर से रखता है। तो उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग। तो हमारा सी ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गया है, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल अकाउंट्स आर हाउ मेनी टाइप्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत जो तौर से जो चला आ रहा है, जो परंपरागत है पुराना, उसमें अकाउंट्स को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो मैं बता दूं अकाउंट्स को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो आप लोग पढ़े होंगे इसमें। इसमें पहला है पर्सनल, और दूसरा है रियल, और तीसरा है नॉमिनल। पर्सनल पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो मैं बताता हूँ कि आप लोग को इसमें 3। और दोस्तों मैं बता दूँ एक इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोग को पता होना चाहिए। तो अगर ट्रेडिशनल पूछे तो आप लोग 3 मारिएगा, और यदि मॉडर्न पूछे तो आप लोग मॉडर्न में 2 मारिएगा, पर्सनल और इम्पर्सनल। नेक्स्ट, विच इक्वेशन इज अ करेक्ट आउट ऑफ द फ्लोइंग। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो सही है। तो मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़े होंगे क्लास 11th में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मैं बता दूं आप लोग को एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। तो हमारा सही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? देखते हैं दोस्तों, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ए अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है उसमें आप लोग पढ़े होंगे इसमें। तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नेक्स्ट, 5000 पेड एट द रेंट ऑफ ऑफिस प्रीमिसेस इज एंड। सो गाइस मैं आप लोग बता दूं, अजी सिर्फ पेड करता है या फिर 1000 लिखा रहता है या किसी भी ट्रांजेक्शन होता है
कुछ कुछ बिजनेस है या कुछ भी और पेड रेंट करता है या किसी अदर मोटिव के लिए, तो उसमें सिर्फ हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्योंकि ये सिर्फ ट्रांजैक्शन है तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि पेड रेंट कर रहा है तो जनरली पेड रेंट कर रहा है और रेंट को किराया ख़त्म हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा एक तरह का। तो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ मेनी कॉलम आर देयर इन अ जनरल इन अ वन साइड। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आप जनरल बनाते हैं, तो मैं आप लोग बताता हूँ जनरल किस शेप में होता है, टी शेप में। तो टी शेप में इधर एक बीच का लाइन जो होता है वो मोटा, तो आप लोग जान सकते हैं एक टी शेप में होता है, और इधर क्या, इधर लिखा जाता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। तो आप लोग समझ सकते हैं डेबिट एंड क्रेडिट। तो मैं बताता हूँ इसमें लेजर में टोटल 8 होता है, 8 कॉलम, जिसमें से एक साइड होता है 4 एंड एक साइड होता है 4। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो वन साइडेड कौन सा होता है, तो 4 कॉलम होता है वन साइडेड। तो हमारा सी ऑप्शन ए हो जाएगा 4 कॉलम इन वन साइड, और पूरा टोटल पूछे तो 8। नेक्स्ट, बुक कीपिंग इज अ मेनली कंसर्न विथ। सो यस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बुक कीपिंग का मेनली कंसर्न क्या होता है, यानी कि पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है। तो समराइजिंग द रिकॉर्डेड डाटा, इंटरप्रेटिंग द डाटा ऑफ यूजर्स, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी पुस्तक पालन अभिलेखित संपर्कों का सारांशित करने से, उपयोगिताकर्ताओं के समांकों के विचरण करने से, वित्तीय समांकों के अभिलेखन से। तो यह कितना होता है, हम लोग का जो फाइनेंशियल जितना भी डेटा होता है, जितना मैंने आप लोग बताया था पहले ही, जितना भी बिजनेस का फाइनेंशियल डाटा एंड इवेंट्स होता है उसको रिकॉर्ड करके बुक में पुस्तक पालन में रखना, सारे बिजनेस एंड ट्रांजेक्शन को। तो हमारा सी ऑप्शन ये जो रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंटिंग। सो गाइस मैंने आप लोग पढ़े होंगे पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो पर्सनल में आता है सारा बैंक, किसी भी फर्म या संस्था का नाम या किसी व्यक्ति का नाम, वो हो गया पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, वो रियल अकाउंट। टेंजिबल और इनटेंजिबल में दो आता है। तो मैं बता दूं रियल अकाउंट जितना भी कैश है, कैश एट बैंक है, बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल है, तो सारा हमारा आ गया रियल। और नॉमिनल जो जिस नाम से उसी नाम से अगर हम ना पुकारें, जैसे कि एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, चैरिटी हो गया, डोनेशन हो गया, ये सारा क्या है, नॉमिनल है। तो इसमें पूछा आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो मैं बता दूं आउटस्टैंडिंग सैलरी एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट को जो रिप्रेजेंट करता हो उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो नॉमिनल अकाउंट को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सैलरी हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, और आउटस्टैंडिंग उसमें सैलरी लग गया, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा पर्सनल अकाउंट, क्योंकि इसमें नॉमिनल अकाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। सो इस क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग किसका है, बिजनेस का होता है। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा बिजनेस। नेक्स्ट, कैश एट बैंक कम्स अंडर विथ विच अकाउंट। सो एज कैश एट बैंक मैंने आप लोग को अभी बताया कि कैश जितना भी है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, तो हमारा क्या हो जाएगा, रियल अकाउंट, सारा रियल अकाउंट में आ जाएगा। नेक्स्ट, द फादर ऑफ अ बुक कीपिंग इज। सो यस आप लोग जानते होंगे फादर कौन है, तो लुका पेसियोली, लुकाडी पेसियोली इसका फादर है। और इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, जर्मनी के इटली में। तो आप लोग एक बात को बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसके फादर कौन है, लुकाडी पेसियोली। एक क्वेश्चन है गाइस, आप लोग इसे वीवीआई कर लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छी तरीके से आ सकता है। मैं आप लोग को बता दूं एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसके फादर, इसका ओरिजिन और इसका डेट याद कर लीजिएगा। इसका फादर लुकाडी पेसियोली, इसका ओरिजिन हुआ था इटली के जर्मनी में अकाउंट बुक कीपिंग। और इसके जो कब हुआ था, 1494 यानी कि 1494 में। तो आप लोग एक बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश। तो गाइस मैंने अभी बताया आप लोग को 1494 में इसका पब्लिश हुआ था। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, फिक्स एसेट्स इंक्लूड। सो गाइस इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फिक्स एसेट्स कौन है। तो मैं बता दूं कि फिक्स एसेट कहते किसे हैं, जिसका मोटिव 1 साल से अधिक होता है। 1 साल से अधिक हम लोग उसे लाभ कमा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं फिक्स एसेट। और जो 1 साल के अंदर ही उसका यूज कर सकते हैं, उसे कहते हैं करंट एसेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट। क्लोजिंग स्टॉक होता नहीं है। फर्नीचर क्या है, मैं आप लोग बता दूं इसमें 1 साल से अधिक हम इस फर्नीचर का यूज कर सकते हैं। तो पेमेंट इन एडवांस कितना, 1-2 महीना, 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक ही रह सकता है। तो इसका हम क्या करंट एसेट्स मानते हैं, और डेटर भी करंट एसेट्स है। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा फर्नीचर। नेक्स्ट, द ऑब्लिगेशन एंड इंटरप्राइज अदर दैन द ओनर फंड आर नोन एज। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरप्राइज, यानी कि स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को क्या कहते हैं। दायित्व है तो लायबिलिटीज़ कहते हैं, क्योंकि एक प्रकार का वो कर्ज है। ऑब्लिगेशन है ओनर्स फंड का, तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा लायबिलिटीज़। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स मीन्स। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रांजेक्शन मीन्स क्या होता है।
exchange of goods and services, exchange of goods and services in terms of money, exchange of goods and money, exchange of money only. So guys इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ट्रांजैक्शन मीन्स होता है क्या। तो मैं आप लोग बताता हूँ किसी भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन किस में होता है, मॉनेटरी टर्म में होता है और एक्सचेंज किस में होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में होता है। तो मैं बता दूँ कि आप लोग को इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी बातें आ गई। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, ऑल दोज टू होम बिजनेस ऑफ मनी आर कॉल्ड। सो गैस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्रेडिटर कहते हैं। क्योंकि क्योंकि संस्था के लिए वो लोग क्या है, वो लोग क्या है, एक लेनदार है, क्योंकि संस्था के लिए वो लायबिलिटीज़ हो गया। तो हमारा सी ऑप्शन बी हो जाएगा, क्रेडिटर। नेक्स्ट, अनदर टर्म यूज्ड फॉर एक्सपेंस। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सपेंस के लिए और कौन सा अन्य शब्द बोला जाता है। तो समाप्ति लागत यानी कि जिसमें खर्च होता है, तो क्या होगा, एक्सपायर्ड कॉस्ट, यानी कि जो खर्च हो रहा है तो उसके लिए एक्सपेंस में मतलब भी खर्च होता है। एक्सपायर्ड कॉस्ट यानी कि समाप्ति लागत, उसमें भी खर्च हो रहा है, तो उसका दूसरा नाम हो गया एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट, सो गाइस एक क्वेश्चन में जितना भी करा हूँ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये एग्ज़ाम में बहुत ही से बहुत ही ज़्यादा मॉडल सेट से क्वेश्चन उठाया जाएगा और यही सब क्वेश्चन रहेगा। मैं आप लोग बता दूं तो ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और देन इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। और आप लोग जितना से जितना हो सके इस चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ अ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देनों को अभिलेखन करने की विधि के क्या कहते हैं। यानी कि दो पहलू, एक मैं आप लोग बता दूं इसमें से हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट होता है, गिव और टेक। कौन सा होता है दोस्तों, गिव होता है और एक टेक होता है। हर एक ट्रांजैक्शन का दो इफेक्ट्स होता है, गिव और टेक, जिसमें आता है डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा प्रणाली लेखन। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रेडिट परचेज ऑफ अ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन। सो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्रेडिट परचेज किस में होता है, यानी कि क्रेडिट परचेज किस बुक में रखा जाता है। तो क्रेडिट और जब आप परचेज करते हैं उसमें क्या परचेज बुक में रखा जाता है, क्योंकि जितना भी उधार खाते होते हैं खरीदा जाता है उसमें किसे परचेज बुक में होता है। तो सही ऑप्शन हमारा परचेज बुक हो जाएगा। नेक्स्ट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। सो गाइस मैंने आप लोग बताता हूँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली है प्रैक्टिकलिटी, क्योंकि अकाउंटिंग में क्या करते हैं हम लोग, हमारा सारा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से उसको रिकॉर्ड करते हैं। सारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है अकाउंटिंग। तो मैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एक प्रैक्टिकलिटी है, प्रैक्टिकल के थ्रू हम लोग लिखते हैं, ना कि उसको निष्ठावान पर लिखते हैं, यानी कि एक क्या है प्रैक्टिकलिटी है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी। Which concept requires that those transaction which can be expressed in a terms of money should recorded the books of accounts। बस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आप किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को मनी के टर्म्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस कौन सा प्रिंसिपल में आएगा। तो मैं बता दूं अजी मनी पर रिकॉर्ड किया जा रहा है तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इसमें सिंपल सा है, इसमें कुछ समझना नहीं है तो डायरेक्ट मार दीजिए आप लोग मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ अ ड्राइंग अकाउंट इज अ ट्रांसफर टू। सो गाइस आप लोग बनाए होंगे इनकम स्टेटमेंट जिसमें आता है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लोग क्या करते हैं, जो ड्राइंग जो आता है उसमें किस में ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैपिटल में लेस होता है। तो ड्राइंग क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल में ट्रांसफ़र होता है। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज इंक्लूडेड इन अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आदत की यानी कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितना भी होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मैं आप लोग बता दूं इस जो रहता है जितना भी खर्च होता है तो इसमें किसमें रिकॉर्ड किसमें कौन सा कॉन्सेप्ट में आता है। तो मैं बता दूं ये सारा जो एक्सपेंस होता है आउटस्टैंडिंग प्रीपेड तो सारा आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज अ मेड ड्यू टू द कॉन्सेप्ट। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स किस में आता है। तो सारा मैं बता दूं आप लोग को इसमें सारा आता है कंजर्वेटिंग कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज अ रिलेटेड विथ। सो इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्रूअल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है उस किससे रिलेटेड है। इसमें डुअल एक्सेप्ट तो होगा नहीं, कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसमें कॉस्ट के बारे में बताता है तो इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, इसमें मैचिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड है। तो हमारा सी ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एज पर इनकम टैक्स अकाउंटिंग पीरियड इज। सो एज इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनकम टैक्स का अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। मैं आप लोग बता दूं जानकारी के लिए कि जितना भी फाइनेंशियल ईयर होता है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है और कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर। तो आप लोग याद कर लीजिएगा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है अप्रैल टू मार्च होता है। तो आप लोग याद कर लीजिएगा
अप्रैल टू मार्च होता है इसमें। तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा बैक हो गया था, तो हम लोग चलते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अप्रैल टू मार्च। तो हमारा सही ऑप्शन बी हो जाएगा, अप्रैल टू मार्च। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी फॉलोड ईच ईयर। सो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अकाउंटिंग मेथड्स में कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें ईच ईयर का फॉलोड यानी कि मेथड्स अकाउंटिंग पीरियड लिखा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, एक रुपया कंसिस्टेंसी में ईच ईयर प्रत्येक साल में रिकॉर्ड किया जाता है और प्रत्येक साल में फाइंड किया जाता है कि क्या फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस का। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा, कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट, डबल एंट्री सिस्टम वाज ऑर्गेनाइटेड इन। सो गाइज मैंने आप लोग बताया था कि फर्स्ट में डबल एंट्री सिस्टम कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? तो इटली के यानी कि जर्मनी के इटली में। तो सही ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। कब किया गया था? 1494। तो आप लोग ये बातों को बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स, सो गाइज इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम मीन्स क्या होता है। यानी कि मैंने आप लोग बताया डबल एंट्री सिस्टम मीन्स होता है किसी भी ट्रांजेक्शन का दो एक्सपेक्ट होता है, गिव और टेक, यानी कि दोनों को सिस्टमेटिक से रखना, दो ट्रांजेक्शन। तो सही ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर कैश डिपॉजिट इनटू बैंक डेबिटेड विल बी। सो गाइस आप लोग जनरल एंट्री पढ़ेंगे, कैश डिपॉजिट अगर बैंक में किया जाता है तो इसमें किस में आप डेबिट करेंगे? तो इसका एंट्री क्या होता है? यदि आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो इसका क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसका डेबिट कौन हो रहा है? बैंक हो रहा है। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ अ सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर। तो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो फीचर्स है सोर्स डॉक्यूमेंट के क्या है? एविडेंस है, बेसिस ऑफ ऑडिट है, डिटेल्ड डेप्रिसिएशन है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, सभी सोर्स डॉक्यूमेंट्स का फीचर्स है। अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रीपेड बाय। सो गाइज मैं बता दूं, ट्रायल बैलेंस प्रीपेड तीन मेथड से किया जाता है, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड एंड डायरेक्ट मेथड। तो इसमें दो मेथड दिया तो बोथ ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ सेंड टू कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स। सो गाइस मैंने आप लोग बताता हूँ, इसमें दो नोट होता है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट में आता है परचेज एंड परचेज रिटर्न, और क्रेडिट नोट में आता है सेल्स एंड सेल्स रिटर्न। सो यदि कस्टमर अगर रिटर्न करे तो हम लोग उसे बेचे होंगे, तो सेल्स रिटर्न किस में हो जाएगा? क्रेडिट नोट। तो हमारा सी ऑप्शन बी, सी हो जाएगा बी, क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, द सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन अ सेल्स बुक इज। इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि सेल्स बुक हो, तो मैंने आप लोग को अभी भी बताया कि सेल्स और सेल्स रिटर्न किस में आता है? क्रेडिट नोट में, और परचेज और परचेज रिटर्न आता है डेबिट नोट में। तो सेल्स बुक है तो इसका सेल्स बुक में हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट नोट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। सो गाइस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा है जो डुअल एक्सेप्ट को फॉलो नहीं करता। तो आप लोग अकाउंटिंग एसवन पढ़े होंगे उसमें, तो अकाउंटिंग एसवन पढ़ेंगे तभी एक क्वेश्चन आपको लोग को समझ में आएगा पूरा, यदि आप अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ें। तो गाइस मैं आप लोग को बता दूं, अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल, उसका दो भाग होता है, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल लिखा जाता है। तो मैंने बताया अभी, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखा जाता है, और उसमें एसेट्स को एक तरफ और लायबिलिटीज और कैपिटल को एक तरफ लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा इंक्रीज और डिक्रीज होता है? तो आप लोग ये अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो इसका सही ऑप्शन डिक्रीज इन वन एसेट एंड डिक्रीज इन अदर। तो हमारा सही ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, ईरर ऑफ अ कंपनसेटिंग इफेक्ट ऑफ अ एग्रीमेंट ऑफ द। सो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपनसेट ईरर क्या होता है? कंपनसेट ईरर होता है ट्रायल बैलेंस के, यानी ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता है कि कंपनसेट ईरर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो गाइस ट्रायल बैलेंस के बाद पता चलता है बैलेंस शीट, यानी कि सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट, a machine was purchased for 6,60,000. Cash was paid 1,20,000 and a balance for the amount which are accepted for a 60 days fixed assets में। So guys एक मशीन खरीदा गया तो 6,60,000 में खरीदा गया। तो गाइस इस क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके फिक्स एसेट्स आपके पास क्या है? तो मैंने आप लोग बताया कि फिक्स एसेट्स जो एक साल से बाद में हम एक साल के यानी कि एक साल से ऊपर हम लोग इसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें फिक्स एसेट पूछा है तो फिक्स एसेट कितना खरीदे थे हम लोग? 6,60,000। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 6,60,000। क्योंकि हम लोग का जो मशीन है वो फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स हम लोग उसमें खर्च करें या जो भी करें तो उसमें कितना बचेगा? तो सी बचेगा, ऑप्शन सी, 6,60,000।
सो गाइस मैंने आप लोग बता दूं, ये मॉडल सेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, मैंने आप लोग को करवा दिया है। आप लोग इसे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। और मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं कि आप लोग का जो एडमिट कार्ड है वो 11 तारीख से आप लोग का ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं। तो देन फाइनली गाइस हम लोग इस सेट को कर लिए हैं। इस सेट को आप क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से फिक्स कर लीजिए, क्योंकि इससे इस मॉडल सेट में आप लोग को गारंटी देता हूँ कि 10 या 15 क्वेश्चन फिक्स रहेगा। 15 कम से नहीं तो या 10 तो फिक्स ही रहेगा गाइस। और उसका आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, बुक कीपिंग का, और इसके फादर कौन है और इस कब कब हुआ था। तो दोस्तों ये आप लोग याद कर लीजिएगा। तो मैं बताता हूँ कि 3 नंबर आप लोग का फिक्स है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही ईजी है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन आएगा जो मैंने आप लोगों को करवाया, इसी से क्वेश्चन भिड़ सकता है। तो गाइस मैंने आप लोग का लिए फुल करवा दिया है। मैं आप लोग को जानकारी बता दिया हूँ कि 11 तारीख से आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं इन करता हूँ। और यदि आप लोग इंग्लिश का भी चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, आप लोग प्लेलिस्ट में मेरा जाके देख सकते हैं। सारा एमसीक्यू चैप्टर वाइज लिखा गया है और आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चन उसमें डाला गया है। तो सारे अगर आप देख लेंगे इंग्लिश का तो इंग्लिश में मैं आपको गारंटी देता हूँ उस वीडियो से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं रहेगा। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो इन करता हूँ। और यदि आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें तो एग्ज़ाम में भी टेंशन नहीं होगा। सो गाइस इसी तरह मैं आप लोग के लिए लाता रहूँगा नए वीडियो। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर मॉडल सेट का मिले और प्रीवियस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सो गाइस ये सेट 1 है तो इसी तरह मैं सेट 2 सेट 3 सारा लाता रहूँगा। तब तक लिए दोस्तों आप लोग अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम का बहुत ही अच्छी तरीके से हर मॉडल सेट का प्रैक्टिस कीजिए और देखिए। तो गाइस इसके साथ मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।